धन या महाराज किसका होगा राज। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देर रात गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ऐसे में उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री चुना जाना तय हो गया है। बीजेपी ने भी राज्य विधानमंडल दल की आज बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम के नए चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। तो वहीं मीटिंग में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। बैठक में नए सीएम के तौर पर राज्य के विधायकों में से ही किसी को चुनने का कयास भी लगाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में अनुभवी चेहरे को ही कमान सौंपी जाएगी। हालांकि इस गहमा गहमी के बीच दो नाम ऐसे हैं जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। सीएम पद की रेस में जो दो नाम आगे हैं वो है सतपाल सिंह और धन सिंह रावत का नाम। ये दो वही नाम हैं जिनके हाथों में बीजेपी उत्तराखंड की कमान सौंप सकती है। अब ये तो शाम तक ही बैठक के बाद खुलकर सामने आएगा कि सीएम पद का ताज किसके सर पर सजने वाला है। तो देखिए, उत्तराखंड में अब अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर बैठक आज होने वाली है। 3 बजे माना जा रहा है उत्तराखंड के अंदर यह बैठक हो सकती है, जिसके लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को देहरादून के लिए भेजा गया है। 11 बजे माना जा रहा है वो देहरादून पहुंच जाएंगे, जिसके बाद लगभग 11 से 3 बजे के बीच माना जा रहा है कि हो सकता है बैठक विधायक दल की हो, जहां पर सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। जो कोई भी विधायक जहां भी मौजूद है उसे तुरंत इस बैठक में शामिल होने के लिए कह दिया गया है और यह माना जा रहा है कि सभी विधायकों की मौजूदगी में अगले विधायकों में से ही किसी अगले सीएम के लिए चयनित किसी नाम को किया जाएगा। दो नाम आगे चल रहे हैं, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज। माना जा रहा है कि इस रेस में सबसे आगे यही दो नाम हैं और इन्हीं किसी नाम में से एक को सीएम का ताज पहनाया जा सकता है। तो 10 साल की सत्ता में 6 सीएम बीजेपी अभी तक दे चुकी है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद फिर से अब नया सीएम उत्तराखंड को मिलने वाला है। चुनाव अगले साल उत्तराखंड में भी होना है और ऐसे में उससे पहले यह हलचल क्या इसके मायने हैं, इन तमाम बातों पर आज हम इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक हो सकती है, जहां पर सभी विधायक मौजूद होंगे और पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होने के लिए कुछ देर में देहरादून पहुंच जाएंगे। तो देखिए, कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद तो दिल्ली से ब्यूरो चीफ अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज देहरादून में अगले सीएम को लेकर चर्चा होने वाली है। पर्यवेक्षक के तौर पर खुद उसमें पहुंचने वाले हैं कृषि मंत्री। क्या मायने निकाले जाए, क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो उनको 114 दिन की सत्ता का भोग मिला, जिसके बाद से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद से वो मीडिया की सुर्खियों में रहे। पार्टी हाईकमान ने उनको कई बार तलब भी किया, जिसके पीछे कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पीएम मोदी को राम और कृष्ण भगवान का जो दर्जा दिया था, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं वो फटी जींस पहनती है, ये नहीं पहननी चाहिए। जिसके बाद से उन्होंने एक हरिद्वार कार्यक्रम में कहा था कि अब समय आ गया है ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने का। तो ये कई ऐसे बयान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत गलत तरीके से लगे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसी नेतृत्व में कई बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यालय में तलब किया गया। हम देश के प्रधानमंत्री अमित शाह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, उन्होंने तीरथ सिंह रावत को कई बार तलब किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से उन्होंने कल शाम को दिल्ली से पहुंचने के बाद उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उनको अपना जो रिजाइन था वो सौंप दिया। उसके बाद से पार्टी के शीर्ष आला कमान ने केंद्रीय कृषि अंकित यहाँ पर यह समझाइए, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताया जा रहा है कि संवैधानिक मजबूरी है, उसके कारण इस तरह का इस्तीफा दिया गया तीरथ सिंह रावत की ओर से। लेकिन कई लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगले साल चुनाव में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह डर था और अमित शाह जैसे कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहते थे कि इनके नेतृत्व में अगले साल का चुनाव नहीं लड़ा जाए और यही वजह है कि उनकी ओर से ये इस्तीफे की पेशकश यहां पर की गई। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर मीनाक्षी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और संघ के वरिष्ठ नेताओं का उसमें कुछ ना कुछ हमेशा संज्ञान होता है, सलाह होता है। उसके बाद से वो लोग मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिसाइड करते हैं। इसके बाद हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, राजस्थान वगैरह की हम बात करें तो ऐसे में उत्तराखंड का जो चुनाव है काफी मायने रखता है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत का जो
रिजाइन देना है वो भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखने वाली बात ये होगी, अभी जो 2-3 नाम है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई चेहरा लेके आएगी जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात न खानी पड़े। ऐसे में अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में मेहनत की थी, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उत्तराखंड में नजदीक में हाल ही में चुनाव है, तो ऐसे में अगर हम बात करें, धन सिंह रावत है, अजय अंकित रोकूंगी मैं आपको। मनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हैं। मनीष, क्या हलचल इस वक्त राज्य में नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है 3 बजे बैठक है विधायक दल की, जहां पर सभी विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है और खुद वहां पर कृषि मंत्री भी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। देखिए मीनाक्षी, कल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो भाजपा की कार्य समिति के बाद जो है, आज से 3 दिन पहले तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली जाने के बाद उनकी अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ जो है आलाकमान के साथ रायशुमारी हुई। रायशुमारी होने के बाद से कल ये घटनाक्रम दोपहर के बाद से बहुत तेजी से बदला। जो राज्य में मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव के द्वारा अपने 6 महीने के अंदर विधायक बनने की जो प्रक्रिया पूरा करने के लिए उनका उपचुनाव होना था, उससे जो संवैधानिक संकट की 1 साल के कम समय होने पे उपचुनाव कराने का परमिशन चुनाव आयोग नहीं दे सकता है, इसके कारण जो है ये डिसीजन लिया गया। इसकी इनसाइड स्टोरी भी कुछ हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जिस बात को बता के तीरथ सिंह जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक घटनाक्रम राज्य में चेंज हुआ। उस घटनाक्रम में जो है नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर्यवेक्षक बना के कल नियुक्त कर दिया। इंदौर से वो रात को दिल्ली पहुंचे और आज 11 बजे जो है उत्तराखंड पहुंचेंगे और 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जो कि मुख्यमंत्री के चुनाव की एक प्रक्रिया होती है कि विधानमंडल दल द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अब ये निश्चित भाजपा को करना है कि क्या इस तरह की जो समस्या आई थी इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो। इसके मद्देनजर ये एक संभावना या अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो इन विधायकों में ही होगा जो भाजपा के। ठीक है मनीष, लेकिन ये यहाँ पर समझाइए मनीष, क्योंकि 4 महीने पहले तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए, उससे पहले तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। आपका कहना है कि क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी से उन्हें जीत कराना चाहिए, उसके बाद ही वो बन पाएंगे, संवैधानिक मजबूरी जो भारतीय जनता पार्टी भी बता रही है, आप वो बता रहे हैं, लेकिन क्या इनको नियुक्त करने से पहले, अगला सीएम बनाने से पहले क्या इन बातों पर मंथन नहीं किया गया था? क्या इन बातों के बारे में सोचा नहीं गया था? बिल्कुल मीनाक्षी, यही मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसके जो मैं अपने पहले बातों में कहा कि कोई ना कोई इनसाइड स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी, विश्व के स्तर पे इस पार्टी का एक है, इनकी एक लीगल एक समिति होती है, वो इन चीजों को देखती है। तो अगर उसमें नहीं देखा गया तो क्यों नहीं देखा गया, और अगर हो सकता है देखा गया हो तो सबसे बड़ी ये बात हुई कि जो सल्ट की विधानसभा सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु के बाद खाली हुई थी, उसी समय क्यों नहीं पार्टी ने तीरथ सिंह रावत जी को वहां से उपचुनाव लड़ाया। ये बहुत बड़ी चूक हुई। मनीष, क्या इसको भी वजह मानी जाए, क्योंकि 4 महीने हुए हैं तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन इन 4 महीनों में जितनी तेजी के साथ उनके ओर से एकाएक बयान दिए गए और वो वायरल भी हुए, मीम भी बने उस पर, क्या इसको भी एक वजह माना जाए? इसको देखते हुए भी माना गया कि इसका असर आने वाले चुनाव पर ठीक नहीं होगा। देखिए मीनाक्षी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर केवल संवैधानिक संकट की बात होती तो अभी संवैधानिक संकट से उबरने के लिए तीरथ सिंह रावत के पास 40 दिन का पूरा समय था। 40 दिन के बाद वो संवैधानिक संकट होती, इस्तीफा देना तो 40 दिन बाद देते, और उसके बाद अगर दूसरे मुख्यमंत्री किसी को बनाना है तो इनके पास एक ब्रॉड फील्ड होता कि सांसद को भी बना सकते, किसी बड़े चेहरे को भी बना सकते, क्योंकि अगर 40 दिन बाद तीरथ जी इस्तीफा देते, 40 दिन बाद नया मुख्यमंत्री आता तो उसको 6 महीने का समय मिलता, और उस 6 महीने के अंदर जो है ये हो जाता कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो भी निकल जाता, वो समय निकल। अगर आज की डेट में ये तीरथ जी को इस्तीफा दिलाया है तो निश्चित रूप से इनको किसी न किसी विधायक को ही चुनना पड़ेगा। बिल्कुल मनीष, मैं आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें कि अब से थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां विधायक दल के साथ उनकी बैठक है। पर्यवेक्षक के तौर पर वो इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें जहां यह माना जा रहा है कि अगले सीएम के चेहरे को लेकर मंथन किया जाने वाला है। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में अगले सीएम के चेहरे पर कौन अगला सीएम उत्तराखंड का होगा, इसको लेकर मंथन किया जाना है, चर्चा किया जाना है। तो एक बार फिर आपको ये बड़ी जानकारी बता दें कि अब से थोड़ी देर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां पर तमाम चर्चा अगले सीएम को लेकर होना है, ये बताया जा रहा है। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए।
हम बताना चाहेंगे कि वो अगर प्रक्रिया ये पूरा किए रहते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई सर्वे हुआ है या कोई ऐसी बात है या किसी तरह की कोई अलग इसकी कोई इनसाइड स्टोरी है कि बिल्कुल सब लोग अनुमान लगा रहे थे। हम लोग को भी अंदेशा था कि 1 महीने बाद जो है उत्तराखंड की राजनीति में कोई बदलाव होगा, वो बिल्कुल अकस्मात कल दोपहर के बाद हुआ है। और ये स्टोरी से बादल तब बनेंगे कि जब नए मुख्यमंत्री का जो है चुनाव हो जाएगा, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके आधार पे ये आंकड़ा हम लोग लगा पाएंगे कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने का मुख्य वजह क्या था, केवल संवैधानिक संकट है कि कुछ और? या कोई और राजनीतिक मजबूरी भी है। बने रहिए मनीष आप हमारे साथ, क्योंकि अंकित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आगे क्या होगा इसको समझने के लिए पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम को भी समझना उतना ही जरूरी है। क्या कुछ दिल्ली में पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत पहुंचे हुए थे, उसके बाद पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश दिया गया कि एक दिन आपको और रुकना होगा। उसमें एक दिन अगर हम ज्वाइन करें तो उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज, धन सिंह रावत है, उनको भी बुलाया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता, अगर हम बात करें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से काफी लंबी उनकी चर्चा हुई थी, जिसके बाद से तीरथ सिंह रावत को बुलाकर और उनको जो भी उनको दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली में कल हम शाम को जब मिले थे, हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जेपी नड्डा और अमित शाह से हमारा जो संवाद हुआ है वो राज्य में अभी जो हाल की स्थिति है उस पर हुआ है, और अगर जो नई वेव आने वाली है अंकित, रोकूंगी मैं आपको क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक कला अब शुरू हो चुकी है, और देखिए क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, 3 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, आप इन तमाम हलचल पर क्या कहेंगे? नहीं, पेशकश नहीं कर दी, उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है बाकायदा। और हालात ऐसे हैं कि अब मैं समझता हूं मोदी जी जब 2022 के चुनाव में आएंगे उत्तराखंड, तो वो ये ऐलान करेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी उत्तराखंड में, तो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा मुख्यमंत्री का, जो आउटसोर्स किया जाएगा। और हो सकता है ओपनल एक एजेंसी है हमारे यहाँ या पीआरडी एजेंसी है जो कार्य ठेके पर रखते हैं अब कर्मचारियों को, तो इसी तरह से 11-11 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। इतना बेशर्मी का काम बीजेपी ने किया है। 5 साल के लिए आपको 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने दिया था। आपने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो उनको तो रोजगार दे नहीं पाए, और आप अपने विधायकों को 4-4 महीना का रोजगार दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर जो है 11% में पहुंच गई है, और तो महंगाई दर राष्ट्रीय महंगाई दर से ज्यादा। अगले साल चुनाव होगा तो इसका असर जाहिर तौर पर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। एक टर्म में 3 मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी बदलती है तो अगले आने वाले चुनाव में आप इसका प्रचार भी तो करेंगे। अरे हमें प्रचार करने की जरूरत है क्या? उनकी जानती है 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत देकर के जो उत्तराखंड के अंदर मजाक इन्होंने बताया, इसको भूलने वाली नहीं है। हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो लगातार इनके कुकर्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए 3-3 रेप केस, इनके संगठन महामंत्री के ऊपर रेप का केस लगा, इनका विधायक महेश नेगी उसके ऊपर रेप का केस लगा, और कल ही आपको पता है कि ज्वालापुर के थाने में कोर्ट के आदेश पर एक इनकी बीजेपी की नेता ने ही इनके विधायक के खिलाफ रेप का केस कर दिया। तो ये इसलिए 57 विधायकों का मैंडेट दिया था कि आपके विधायक बलात्कार करते रहे, आप बेरोजगारों के साथ मजाक करते रहे, आप राज्य के किसान को मरता हुआ देख सके। 1.5 दर्जन किसानों ने आत्महत्या उत्तराखंड के अंदर करी। कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता अमित शाह को, नड्डा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड की जनता का मजाक बना के इन्होंने रख दिया है। मैं समझता हूं जनता इसे भूलेगी नहीं और 2022 में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां विधायक दल के साथ उनकी बैठक होनी है। पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच रहे हैं, जहां पर अगला सीएम कौन होगा उत्तराखंड का, इसको लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। मनीष, अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्या हलचल 2 दिन के अंदर पिछले 2 दिनों में हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है, एक बार बताइए।
जिस तरीके से मैं अभी बता रहा था कि तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी हाईकमान के जो वरिष्ठ नेता उनके साथ काफी लंबी चर्चा हुई थी। चर्चा करने के बाद कल शाम को वो दिल्ली आवास पर आए और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तो हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा, सर आगे क्या लगता है? तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे बातचीत हुई है। बातचीत में यही हुआ है कि जो कोरोना को लेकर थर्ड वेव है, जो 18 साल से बच्चे हैं उनके लिए अब आगे की क्या क्या तैयारी करनी है, तो इन सब बातों को उन्होंने जो राजनीतिक टिप्पणी थी उन सब बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। और वहीं अगर मैं अभी फिलहाल की स्थिति की आपको जानकारी दूं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने सीधे एक ही बात कही है कि 3 बजे विधानमंडल के नेताओं के साथ हमारी चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में राजनीतिक टिप्पणी विरोधी विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर हमारे सूत्र जो की बात करें तो यही साफ तौर से नजर आ रहा है। निशंक पोखरियाल हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का भी नाम चर्चा में है, धन सिंह रावत का भी नाम चर्चा में है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, अभी ये जल्द कहना ठीक नहीं होगा कि धन सिंह रावत हो सकते हैं, अनिल बलूनी हो सकते हैं। तो शाम को 3 बजे तक का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जिसके बाद पार्टी विधानसभा में जो भी नेता हैं हम उनसे बात करेगी। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक बनाए गए उसके बाद वो फाइनल करेंगे और पार्टी हाईकमान को बताएंगे कि इस नाम पर सहमति बनी हुई है। मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल अंकित। मनीष, क्या हलचल इस वक्त नजर आ रही है? क्योंकि अब से थोड़ी देर में कृषि मंत्री वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को बोला गया है जो जहां पर है वहां से पहुंच जाए इस बैठक के लिए। ऐसे में 2 नाम बताए जा रहे हैं इस रेस में जो आगे चल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है या किसी तरह की राजनीति है तो वहाँ की सरगर्मियां बहुत तेज हो जाती हैं और राजधानी के लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता के मन में यही होता है कि हमारा अगला राजकुमारी करके कि हमारा अगला सीपे सलाहकार और सरकार का अगला चेहरा कौन सा होगा। तो निश्चित रूप से राजनीतिक तापमान जो बढ़ा है वो उत्तराखंड पूरे राज्य के तापमान को बढ़ा रखता है और इसमें जो अटकलें हैं, चूंकि अटकलों की जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को अगर देखा जाए तो उसके आधार पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज तक का मैं आपको रिकॉर्ड बनाऊं, राज्य बनने के बाद जब नित्यानंद स्वामी को हटा के भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया था तो केदार सिंह सोनिया का नाम बहुत आगे था और भी नामों का आगे था। ठीक है, उसके बाद से जब एनडी तिवारी को बनना था तो लगभग हरीश रावत का नाम तय था। फिर उसके बाद भाजपा बनी तो जब खंडूरी जी का बने तो उस समय लगभग मार्केट में भगत सिंह कोश्यारी का नाम। मनीष, रोकूंगी मैं आपको। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। उत्तराखंड में जो हलचल चल रही है, तीरथ सिंह रावत का अचानक इस्तीफा और उसके बाद अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचने वाले हैं, इस पूरी हलचल पर आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राजनीति की रवायत होती है कि वो जनता के सुर में सुर मिलाए। चूंकि तीरथ सिंह रावत का सुर जनता के सुर के साथ बेमेल साबित हो रहा था, यानी कहें कि जो तीरथ सिंह रावत का जो उनकी राजनीति जो पृष्ठभूमि से लेकर के उनका जो क्रियाकलाप रहा, कहीं न कहीं जो है जिस भाजपा की जिस कसौटी पर उन्हें रखने की कोशिश की गई उस कसौटी पर वो खरा नहीं उतरे। हाँ, एक संवैधानिक प्रावधान भी था, लेकिन सच्चाई यही है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसकी जीत किस तरह से उसकी रणनीति बुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको किनारे लगाया है। स्वाभाविक रूप से जब इनको हटा दिया गया है तो नया चेहरा लाया ही जाएगा। अब वो नया चेहरा इस तरह का होना चाहिए ताकि जो है वहाँ की जो जनता की नुमाइंदगी से लेकर के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या संगठन की जो इच्छा है उसका ध्यान रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो चेहरा कैसा हो। बिल्कुल अरविंद जी, पार्टी इसे संवैधानिक मजबूरी बता रही है, आप इसे क्या कहेंगे? संवैधानिक मजबूरी है या राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, इन दोनों पहलों पर जो है विचार किया जा सकता है। संविधान का जो आर्टिकल 164 है, स्वाभाविक रूप से जो है किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के दरमियान जो है उसका विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। और सच्चाई यह भी है कि आर्टिकल जो 151 वो कहता है कि 1 साल के अंदर अगर उपचुनाव होने हैं और विधानसभा का चुनाव भी होना है तो स्वाभाविक रूप से उपचुनाव नहीं हो सकता। तो ये एक बाध्यता है, लेकिन इसमें जो है अगर बेहतर ये चेहरा होते तो स्वाभाविक रूप से दूसरा जो है विकल्प तलाशा जा सकता था। यानी इनको जो है अगर जो है हटा करके फिर कुछ दिन के बाद जो है फिर पुनः जो है इनको जो है शपथ दिलाया जा सकता है, ये कार्यकाल पूरा कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ का संगठन भी जो है वहाँ की बिल्कुल अरविंद जी, रोकूंगी मैं आपको। हमारे साथ देवेंद्र बशीर जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अचानक से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफे की पेशकश और उसके बाद पर्यवेक्षक के तौर पर कृषि मंत्री का उत्तराखंड पहुंचना, कौन सा अगला नाम होगा? कौन अगला मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, इस बारे में हमारी विधायक दल की बैठक आज होनी है।
का समय दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है और उस बैठक में हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री जी रहने वाले हैं और साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी जी श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी भी रहेंगे और राष्ट्रीय महामंत्री भी हमारे इसमें उपस्थित रहेंगे। जी अब उस बैठक में ही जो चीजें हैं, नए नेता का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद ही जानकारी में हमारी आपकी आएगा कि कौन अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल देवेंद्र भसीन जी, लेकिन इसे आपकी पार्टी बता रही है कि ये संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक मजबूरी है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संविधान की स्थितियां बहुत साफ हैं कि जहां पर जिस समय उन्होंने शपथ ली थी उस समय की स्थितियां और बाद में कोविड के कारण से जो चुनाव आयोग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया उससे एक संवैधानिक स्थिति बदल गई। जी अब चूंकि कोविड काल में चुनाव आयोग ने कहा कि हम कोई उपचुनाव नहीं कराएंगे, केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू है ये, जी तो ये समस्या सामने आई है। एक संवैधानिक स्थिति, क्योंकि 6 महीने में जो अगर मुख्यमंत्री जी की सदन के सदस्य नहीं है, विधानसभा के सदस्य नहीं है, तो उन्हें चुनाव जीत करके आना होता है, लेकिन चुनाव होना नहीं है, ऐसे में एक संविधान की स्थिति बनी है, तो उस समस्या के समाधान के लिए ही ये बाकी कार्रवाई की जा रही है। जी देवेंद्र भसीन जी, आम आदमी को अपनी बात कहने का मौका 5 साल में एक बार मिलता है, लेकिन हर घटना पर आम आदमी की नजर होती है और ऐसे में 5 साल के बीच 3 मुख्यमंत्री बदलना, आपको नहीं लगता आने वाले चुनाव पर भी इसका असर होगा? ये पहली बात तो ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हम 5 साल में जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री कोई भी रहे हों, जो काम किए गए हैं जनहित में किए गए हैं और केंद्र की सहायता से जो हमको मदद मिली है और यहाँ विकास हुआ है, हम उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। कुछ जो परिवर्तन होते हैं कभी कभी वो एक जरूरत बन जाते हैं इन्हीं कारणों से। वो एक संगठन की स्थितियां हैं, वर्तमान में तीरथ जी का जो त्यागपत्र हुआ वो संवैधानिक कारण से हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार सतत चल रही है और हम पूरे 5 साल के काम के आधार पर ही जनता के बीच में जाएंगे। ये सारी चीजें देवेंद्र जी ठीक हैं, लेकिन जनता यहाँ कंफ्यूज हो रही है ना। आपने 4 महीने पहले ही तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया, 4 महीने के अंदर उनके इस्तीफे की पेशकश हो जाती है। क्या पहले निर्णय लेने में कहीं कोई कमी रह गई? पहले सोच विचार करके निर्णय नहीं लिया गया और अब ये लगा कि गलत निर्णय ले लिया गया, इसीलिए अब इसको बदलने के लिए ये इस्तीफे की पेशकश हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस समय माननीय तीरथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण किया था उस समय कोविड के आधार पर जो आदेश पारित हुआ आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, वो नहीं था। और बाकी जो ये कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर चुनाव नहीं करा सकते, तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें पहले भी उदाहरण है कि 1 साल से कम समय था, उसके बाद भी जो है चुनाव हुए हैं और देश में कई स्थानों पर हुए हैं। और जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं ऋषि साहब, उन्होंने भी साफ कहा था कि ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि वो चुनाव कराए या ना कराए, यानी कि चुनाव हो सकते थे। लेकिन अभी कोविड काल की वजह से जो एक उन्होंने स्टैंड लिया आयोग ने और पूरे देश के लिए लिया है, और हम जानते हैं कि इस समय कोविड एक्ट भी लागू है, तो ऐसे में ये एक संवैधानिक स्थिति पैदा हुई है जिस कारण से ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो एक मजबूरी वाली स्थिति है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र भसीन जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। तो देखिए, आपसे थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां 3 बजे माना जा रहा है कि विधानमंडल की बैठक होगी और वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। साथ ही अगले सीएम के नाम पर वहां पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। 2 नाम इसमें आगे बताए जा रहे हैं, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम इसमें आगे चल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनता है।